नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तुर्की में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 रही है। तुर्की में भूकंप से भारी नुकसान हुआ है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस भूकंप की तीव्रता कैसी थी। 7.8 तीव्रता से ये भूकंप आया जो सब कुछ तहस नहस कर गया। तुर्की में भारी नुकसान हुआ है भूकंप से। सैकड़ों की संख्या में बहुमंजिला इमारतें वहां पर ढह गई हैं। 1600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 5000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं वहां का दर्द, वहां के हालात, वहां पे लोगों में डर जो है भूकंप की वजह से। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है। हालांकि ये भूकंप के जो है वो आज दोबारा आया है, तो ऐसे में जो 1600 से ज्यादा मौतें हुई हैं, ये आंकड़ा भी और ज्यादा बढ़ सकता है। 5000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर इस वक्त तो मिल रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, तुर्की में एक बार फिर से भूकंप आया है जिसकी तीव्रता 7.8 रही है। और भूकंप जब आया तो आने के बाद में सब कुछ तहस नहस कर दिया। बहुमंजिला जो इमारतें वहां पर बनी हुई थी उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 1600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि वहां पे क्या हालात हैं। तो भूकंप से बेहाल तुर्की की मदद अब भारत कहीं ना कहीं आने वाले समय में करेगा। तुर्की भेजी जाएंगे एनडीआरएफ और मेडिकल की टीमें, क्योंकि देखिए हमारे देश में भी जब भी कोई समस्या आती है या फिर कुछ आपातकाल समय आता है तो ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत तैनात हो जाती हैं। लेकिन अब यही टीम तुर्की में भी मदद करती हुई नजर आएगी। एनडीआरएफ और मेडिकल की टीमों को अब तुर्की भेजा जाएगा और आवश्यक दवाओं को भी तुर्की भेजा जाएगा। तो एक मदद जो है अब भारत की तरफ से तुर्की भेजी जा रही है। जब भी ऐसी कोई आपात स्थिति होती है तो हमारे देश में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तुरंत तैनात हो जाती है, क्योंकि उन्हें इन्हीं सब चीज़ों के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें उपकरण सिखाए जाते हैं, उन्हें कैसे चलाना है, कहाँ पर किस सूझबूझ के साथ काम करना है, कैसे लोगों की जान बचानी है। तो अब वही टीम हमारे जो तुर्की है वहाँ भी अब यही टीमें मदद करती हुई नजर आएंगी। तो भारत की तरफ से ये मदद भेजी जाएगी। आवश्यक दवाओं को भी भारत की तरफ से भेजा जाएगा। लेकिन तुर्की में जो दोबारा से भूकंप आया उससे काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी तीव्रता 7.8 बताई जा रही है। जो बहुमंजिला इमारतें थी, ये देखिए एक लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप इसके जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे क्या हालात रहे होंगे। कई मंजिलों की ये इमारत थी जो देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई, पूरी इमारत ढह गई है। अब इस इमारत में कितने लोग उस वक्त थे इसका अंदाजा लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। हालांकि जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि 1600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। वहीं अदानी मामले पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को डरा हुआ बता दिया। अदानी पर संसद में चर्चा नहीं चाहती है सरकार, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 2-3 साल से अदानी का मुद्दा उठा रहा हूं, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। राहुल गांधी सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और कहा है कि अदानी पर संसद में चर्चा नहीं कराना चाहती है सरकार और मैं 2-3 साल से अदानी का मुद्दा उठा रहा हूं। सरकार कहीं ना कहीं डर गई है। तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं। तो राहुल गांधी सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। अदानी मामले पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को भी घेरा है। सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो, सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी और ये
सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। काफी सालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुरु को मिली। आज तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप का शिलान्यास हुआ। इसके साथ साथ तुमकुरु जिले के सैकड़ों गांवों को पीने के पानी की स्कीमों पर भी काम शुरू हुआ है। देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुरु को मिली है। आज तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप का शिलान्यास भी हुआ है और इसके साथ साथ तुमकुरु जिले के सैकड़ों गांवों को पीने के पानी की स्कीमों पर भी काम शुरू हुआ है। कर्नाटका युवा टैलेंट, युवा इनोवेशन की धरती है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तेजस फाइटर प्लेन बनाने तक कर्नाटका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ताकत को दुनिया देख रही है। डबल इंजन सरकार ने कर्नाटका को निवेशकों की पहली पसंद बनाया है। डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है, इसका उदाहरण आज जिस हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण हुआ है वो भी है। साल 2016 में एक संकल्प के साथ मुझे इसके शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। सैकड़ों ऐसे हथियार और रक्षा उपकरण जो भारत में ही बन रहे हैं, जो हमारी सेनाएं उपयोग कर रही है। आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया। पीएम ने हाल ही में पेश हुए बजट में एनर्जी सेक्टर को लेकर उठाए गए कदमों की चर्चा की और 2014 से अब तक पिछले 9 साल की तमाम उपलब्धियों को भी गिनाया। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम 1.5% से बढ़ाकर 10% कर चुके हैं। अब हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आज यहां E20 रोल आउट किया जा रहा है। पहले फेज में देश के 15 शहरों को कवर किया जाएगा और फिर आने वाले 2 वर्षों में देश भर में इसका विस्तार किया जाएगा। यानी E20 भी आपके लिए देश भर में बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। भारत के नागरिक आज बड़ी तेजी से एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेज को अपना रहे हैं। सोलर पावर से चलने वाले घर, सोलर पावर से चलने वाले गांव, सोलर पावर से चलने वाले एयरपोर्ट,
सोलर पंप से हो रही खेती, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बीते 9 वर्षों में भारत ने अपने 19 करोड़ से ज्यादा परिवारों को क्लीन कुकिंग फ्यूल से जोड़ा है। उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में ही 3 करोड़ से अधिक घरों में सोलार कुकटॉप की पहुंच बन जाएगी। इससे एक तरह से भारत किचन में क्रांति लाने का काम करेगा। भारत के नागरिक एनर्जी कंजर्वेशन के प्रभावी तरीकों की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। अब ज्यादातर घरों में स्ट्रीट लाइट्स में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल होता है। भारत के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लार्ज स्केल पर सीएनजी और एलएनजी को अपनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती लोकप्रियता इस दिशा में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों ने आज शपथ ग्रहण की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा है, जहां सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये शपथ दिलाई है। जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल ने शपथ ली है। जस्टिस पीवी संजय कुमार को सीजेआई ने शपथ दिलाई। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा ने भी आज शपथ ली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों को आज शपथ दिलाई गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज इन 5 जजों को शपथ दिलाई है। वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। हंगामे के चलते सदन की बैठक स्थगित हो गई। मेयर का चुनाव न हो पाने के कारण आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि महापौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गैर कानूनी काम किया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर फिर से निगम के महापौर का चुनाव रोक दिया गया है। 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जितने कुकर्म किए, इनको पता है कि आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया तो उसके बाद में वो छिप नहीं पाएंगे, सब सामने आएंगे। जो कूड़ा उठवाने से लेकर, गली गली से कूड़ा उठवाने से लेकर, अंदर गाड़ियां आने से लेकर, जितना जनता को लूटा है इन्होंने और जनता के लूट को, जनता के टैक्स के पैसे को खुला लुटाया है, उसके सबके कच्चे चिट्ठे आम आदमी पार्टी के मेयर के हाथ लग जाएंगे। इसलिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मेयर बने। जनता ने इनको हरा दिया है, तो ये इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अब अफसरों के जरिए नगर निगम को बीजेपी चला रही है। ये बर्दाश्त नहीं है। अब हम इसके लेके पूरी उम्मीद रखते हैं कि अब जब ये असंवैधानिक काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और गुंडागिरी खुलेआम हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों की रक्षा करेंगे। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा दौरे पर हैं। अमित शाह ने त्रिपुरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। सीपीएम ने हत्या की राजनीति शुरू की थी। आज कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों इकट्ठा होकर फिर से एक बार त्रिपुरा को वही हिंसा के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। कम्युनिस्ट घोटाला करते थे, कांग्रेस घपला करती थी। आज दोनों इकट्ठा होकर निकले हैं। मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं माणिक शाह जी को, आप बताइए, आप मुझे बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेता, माणिक सरकार और बाकी सारे लोग एक बात बताए कि आपने जो चिट फंड वैली घोटाला किया, इसका पैसा कहां गया? 115 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया,
उसका पैसा कहां गया? राष्ट्रीय हेल्थ मिशन का 30 करोड़ का घोटाला किया, इसका पैसा कहां गया? स्कूली शिक्षा में 15 करोड़ का घोटाला किया, उसका पैसा कहां गया? दवा में विशालगढ़ ब्लॉक में घोटाला हुआ, उसका पैसा कहां गया? रुपईचेरी ब्लॉक के अंदर घोटाला हुआ, उसका पैसा कहां गया? पचलथल ब्लॉक में घोटाला हुआ, इसका पैसा कहां? देश दिन भर में अब अगली खबर है हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां पर अदानी प्रकरण पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर हैं। नीलम चौक स्थित स्टेट बैंक कार्यालय के सामने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जहां एक और अडानी के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस की मांग है कि सरकार अडानी प्रकरण पर अपना बयान जारी करे और जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाए। आज हमारे देश की जनता का 10 लाख करोड़ रुपया लुटा है अडानी के द्वारा, खास तौर से एसबीआई का और एलआईसी का। उसके तहत आज पार्टी का कार्यक्रम था। हर जिले के अंदर एसबीआई या एलआईसी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने का। उसी श्रृंखला में हम सब कांग्रेस के साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सांसद में भी इस बात की आवाज़ उठ रही है और हम भी ये डिमांड करना चाह रहे हैं कि सरकार देश की जनता को इस पर बोले और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन। साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, हम इस गूंगी भरी अभागी सरकार को, बीजेपी सरकार को, चाहे वो देश पे चाहे प्रदेश में जहाँ भी काबिज है, हम उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आज देखा जाए हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक तक को अडानी अंबानी जैसे बंधुओं के पास गिरवी रखने की तैयारी करे बैठे हैं। एसबीआई, एलआईसी इन सबको बेच बेच के काम चला रहे हैं। इनको काम तो करना नहीं है बेसिकली, इनको केवल जुमलों की सरकार है। इस देश के समस्त वासियों को आज कर्जों तले दबा के रख दिया है। इनका अगर बस चले तो ये अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास, हम जैसे प्रत्येक नागरिक को भी गिरवी रख दें। तो इनके पास सिर्फ इनके दो ही मोटिव है कि जाति व धर्मों के नाम पे बांट के राज करो, और दूसरा इनका ये मोटिव है इस आय के स्रोत इकट्ठे नहीं करने। जो संसाधन जो कांग्रेस पार्टी देश में जो सिस्टम बना गई थी, उन्हीं स्रोतों को बेच के ये काम चला रहे हैं। तो मैं ऐसी अभागी सरकार को, हम लोग समस्त कांग्रेस जन आज एआईसीसी के निर्देश पे, हमारे विधायक नीरज शर्मा जी की अगुवाई में हम समस्त कांग्रेस जन और आज हर जिला मुख्यालय पे पूरे देश में इन चीज़ों के खिलाफ प्रयास अपना प्रोटेस्ट हो रहा है। साफ अडानी और अंबानी जैसे जो उद्योगपति हैं, उनको जो भारत सरकार की जो हमारी एलआईसी और जो ये एसबीआई है, इनके द्वारा जो बहुत ही नाजायज़ तरीके से लोन दिया गया और जो बहुत बड़ा घोटाला के रूप में निकला है। क्योंकि इन कंपनियों ने क्या किया है कि विदेशों में जो 7 देश ऐसे थे जहाँ पर टैक्स की छूट है, उन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनियाँ खोली। उन्होंने जब वो कंपनियों से यहाँ पे शेयर के थ्रू दिखाया कि उनका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके बाद यहाँ के लोगों से उसमें निवेश करवाया, और उसके बाद जैसे इस कंपनी ने, हिंडनबर्ग ने उसका खुलासा किया, तो आपने देखा कि शेयर मार्केट नीचे गिर गई, जिसके तहत आम जनमानस का पैसा, क्योंकि एलआईसी कंपनी जिसका स्लोगन ही ये है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, कि ये एक ऐसी वो थी एलआईसी और स्टेट बैंक जिन पे भारत का हर नागरिक विश्वास करता था। आज इस पूंजीपति की वजह से देश के लोगों का विश्वास चला गया। जो आज हमारी गरीब जनता का 10 लाख करोड़ रुपया जो इन्होंने अडानी ग्रुप को बांट दिया, तो आज जनता त्राही त्राही मचा रही है। हर छोटे उद्योग पे, हर छोटे व्यापारी पे, हर छोटे उद्योगपतियों पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और जो ये कहते हैं वो करते हैं। पहले ही जनता को ये आदेश ये अपने उसमें कह चुके हैं कि भाई हम गारंटी, किसी की अगर करोड़ों की एफडी है तो हम 5 लाख की ही एफडी की हम गारंटी देंगे। तो निश्चित तौर पर ये देश में होने के लिए जा रहा है, ये कर रहे हैं। वहीं फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें कि अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, तो वहीं वर्दी में और बिना वर्दी के भी महिला पुलिसकर्मी सभी सुरक्षा की तैनात में लगे हुए हैं। सूरजकुंड रोड पर 19 फरवरी तक बाहरी वाहनों की नो एंट्री रहेगी, तो वहीं मेले के सभी गेट के आसपास पार्किंग भी बनाई गई है। हल्के वाहन
आखिर चौक और प्रहलादपुर चौक दिल्ली से मथुरा हाईवे का इस्तेमाल करेंगे। भारी वाहन को बाईपास रोड नेशनल हाईवे 2 मथुरा रोड पर डाइवर्ट किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समाधान यात्रा के चलते कटिहार के कुड़ा प्रखंड अंतर्गत दिघरी पंचायत में पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के विकास की योजनाओं का जानकारी ली। इस दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत शेडनेश में संरक्षित जैविक खेती का भी जायजा लिया और किसान अरुण भगत से इस योजना के तहत किए जा रहे कृषि कार्य की जानकारी ली। बता दें, कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री को इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने किसानों को इससे हो रहे फायदे के संबंध में भी जानकारी दी। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पंचायत सरकार भवन की तेजी से निर्माण को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन जाए। 2459+1 मदरसा जो है ये 1987 का एफिलिएटेड मदरसा है, जिसको नीतीश कुमार की सरकार ने 2010 में नोटिफिकेशन देने की बात कही। उसमें से 2013 में 205, उसके बाद 2015 में 609 मदरसों का ही अब तक वेतन जारी हो पाया है, जिसमें से हम लोग लगातार 2011 से मुसलसल रेगुलर टीचिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन बगैर पेमेंट का कर रहे हैं। 11 सालों से बिल्कुल परेशान है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, जितने भी देख रहे हैं सभी हम लोग के साथ में। इसमें 130 मदरसा है जी बगैर पेमेंट जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा कर रहे हैं, जिसके चलते वो सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान ने सीएम की समाधान यात्रा पर तंज कसा। चिराग पासवान ने समाधान यात्रा को केवल दिखावा बताया, जिसके बाद नीतीश सरकार में मंत्री सुमित कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम की समाधान यात्रा लोगों की समस्याएं हल करने के लिए है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम तो नुक्स निकालना ही है। मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित कला भवन परिसर के पब्लिक ऐप के रिपोर्टरों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में रिपोर्टरों के साथ हो रही परेशानी और उनके समाधान के लिए सर्वसम्मति से पब्लिक ऐप रिपोर्टर संघर्ष समिति का गठन किया गया। साथ ही बैठक में आए दिन पब्लिक ऐप के रिपोर्टरों के साथ हो रही परेशानी एवं उनके समाधान को लेकर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से अमित कुमार को अध्यक्ष के लिए मनोनीत भी किया गया। पूरे जिले में जितने भी पत्रकार हैं उनके साथ आए दिन लगातार परेशानी हो रही थी। उन लोगों के साथ जो पत्रकारिता धर्म को निभा रहे थे उनके साथ लगातार जो है शोषण हो रहा था, लगातार उनको परेशानी झेलना पड़ रहा था। तो इसीलिए हम सभी मिलकर एक जो है पत्रकार संघ का एक गठन किए हैं, संघर्ष समिति का गठन किए हैं, जिसके द्वारा जिले भर में जितने भी पत्रकार। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ देश दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।